पूरे देश से मेरे कई जानने वाले और अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने बहुत बड़ा काम अपनी पूरी लाइफ दे करके किया है, ऐसे महानुभाव आज इस राष्ट्रीय परिषद में हैं। और महाराष्ट्र की ओर से मैं आप सभी का बहुत ही दिल से स्वागत करता हूं। आप ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं, वाकई में ये माँ यशोदा का देश है। और हमारे महाराष्ट्र में अनाथों के लिए काम करने वाला एक दंपत्ति श्रीकांत जी और श्रेया जी के रूप में हमारे अनाथ बच्चों के माँ बाप यहाँ महाराष्ट्र में हैं। और केवल काम न करते हुए इस विषय में संशोधन होना चाहिए। एक माँ इस ललक को लेकर के जब बहुत ही मेहनत के साथ काम पे लगती है, उस विषय में बड़ा अच्छा संशोधन करती है और उस विषय में उनको पीएचडी प्राप्त होती है। मुझे लगता है अपने आप में ये किसी भी काम की लगन की एक उच्चतम परिसीमा है। डॉक्टर श्रेया भारती जी का 2 दिन पहले मैंने कहीं नाम देखा, डॉक्टर श्रेया भारती है, और मुझे बहुत दिल से खुशी हुई क्योंकि मैंने 5 से 6 साल इस विषय में आई की मेहनत देखी थी। इन बच्चों की वो माँ है, मेरी भाभी है, और जब भी वो बुलाती है इन कार्यक्रमों में कार्यकर्ता के रूप में काम करना अपने आप में एक बड़ा गौरव हम सभी लोग महसूस करते हैं। आप सभी महानुभावों को बार बार दिल से मैं नमन करता हूँ कि जो विषय लोगों के संज्ञान में भी नहीं है, जो विषय लोगों को समझ में नहीं आते, ये हर बार इतने दिल से बात करती थी और हर बार ऐसा लगता था कि यार इतनी ललक इनकी इस विषय में। फिर भी कुछ महीनों पहले मैंने उनको कहा कि वही नहीं, आपका विषय है बहुत संवेदनशील पर समझ में नहीं आता। और मैंने उनसे ये बड़े दिल से कहा था कि आप इतने सालों से इस विषय में काम कर रही हो, जब भी उनको फ़ोन करो, कहीं आंध्र में है, गुजरात में है, दिल्ली में है, राजस्थान में चली गई, और जा के लोगों को ये विषय समझाना अपने आप में बड़ा कष्टदायी काम है। और मैंने उनको दिल से बोला कि ये विषय अच्छा है पर समझ में नहीं आता। शायद मुझे लगता है कि ये बात उन्होंने बहुत ही ज़्यादा दिल पर ले ली और इस राष्ट्रीय परिषद का आयोजन किया है। और अपने आप में कई दिनों से वो कह रही थी कि इतने बड़े लोग, मतलब मैं तो कुछ देर कार्यक्रम चल रहा था तो अंदर आने से भी डर रहा था कि अपने आप में सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले इतने बड़े लोग आने वाले, इसकी भी उनको खुशी थी। और मैं आप सभी से एक हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस परिषद को, मुझे लगता है कि ये परिषद, यहाँ पे आए हुए लोग एक इतिहास के साक्षी है और अपने आप में सब लोग इतिहास लिखने वाले लोग हैं कि इस देश में आज़ादी के इतने साल बाद इस संवेदनशील विषय पर कोई पहली राष्ट्रीय परिषद हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है, श्रेया जी वो कर रही है, ये हमारे लिए बड़ी भाग्य की बात है। ये मेरे सारे साथी हैं, ये बच्चे जिन्होंने अपना पूरा जीवन अनाथालय में बिताया है। आज श्रीकांत जी और श्रेया जी की वजह से हम सभी परिवार है, मेरी कुछ छोटी बहनें हैं, कुछ बड़ी बहनें हैं। तो मैं आप सभी से साक्षात्कार से पहले, इनके इंटरव्यू से पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये लोग है कौन। हमारा अश्विन है। अश्विन महाराष्ट्र के अलग अलग अनाथालयों में पला बढ़ा। महाराष्ट्र में कई ऐसे अनाथालय हैं जहाँ पे उनकी ट्रांसफ़र होती रही। और जिस तरीके का एक अतीत होता है वैसा अश्विन का भी है। बड़ा अच्छा नहीं था उनका बचपन। अश्विन इसके बावजूद अपने आइए और बाबा के एक प्राउड चिल्ड्रन है। वो सेट की एग्ज़ाम में महाराष्ट्र में फ़र्स्ट आए हैं और तर्पण फाउंडेशन में फ़िलहाल वो काम कर रहे हैं। और मुझे पक्का यकीन है एक बहुत ही अच्छा शिक्षक हमारा अश्विन बनेगा। मनोज भाई से तो आपने, मनोज जी ने बताया, महाराष्ट्र के एक जाने माने समाज सेवी है। नांदेड़ की एक सगरोली की संस्था में वो पले बढ़े। उनके भी माता पिता नहीं थे, अनाथाश्रम में थे बचपन से। कई गलतियाँ की, वहाँ से भागे। बड़ा कष्टदायी उनका बचपन रहा, पर वो बिल्कुल दिखता नहीं है। बड़े ममत्व के साथ वो सीनियर सिटीजन्स की, बच्चों की, अपंगों की बहुत दिल से सेवा करते हैं, अन्न छत्र चलाते हैं। और
वो एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी महाराष्ट्र में बहुत जाने जाते हैं, उनको कई कार्यक्रमों में बुलाया जाता है। अजय मेरे बाजू में बैठा है, मुझे बहुत ही खुशी होती है। हमारे यहाँ एक बहुत ही भयानक ही कहूँगा मैं उसको, एक बालगृह है चेंबूर का, जहाँ पे बच्चों ने नहीं होना चाहिए। वहाँ पूरा बचपन अजय का बीता, और मुंबई के फुटपाथ पर संघर्ष करता हुआ, कभी हार बेचे, गजरे बेचे, और वहाँ के भिखारियों के साथ रह कर के जब अनाथालय से बाहर निकला तब उसने बड़े संघर्ष के साथ अपने जीवन की शुरुआत की। अजय आज फिल्म प्रोड्यूसर है, उसकी कई फिल्में हैं, गाने हैं, और एक अलग क्षेत्र में। और माँ को तो सारे बच्चे खूबसूरत ही लगते हैं, श्रेया जी भी कहती हैं हाँ मेरा बेटा तो सुंदर है, पर वो वाकई में हीरो है, वो फिल्मों का हीरो है, वो प्रोड्यूसर है, वो कईयों को हीरो बनाता है। उसने कहा है मुझे भी बनाएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। ये गायत्री जी है, हम सबकी बड़ी बहन है, हम काफ़ी डरते हैं उनसे, और उनका बचपन भी काफ़ी अच्छा नहीं था। गायत्री दीदी ने बहुत ही ज़्यादा कष्टप्रद अपना बचपन बिताया। वो पूरी तरीके से महाराष्ट्र की काफ़ी जाने मानी जर्नलिस्ट है, महाराष्ट्र का एक लीडिंग न्यूज़पेपर है सकाळ, आप लोगों ने सुना होगा। सकाळ में बहुत ही सीनियर पोजीशन पर वो काम करती थी, लिखती थी, उनकी अपनी शैली है। आज भी पत्रकार तो मरते दम तक पत्रकार ही होता है। उन्होंने समाज सेवा के लिए अपना फील्ड पूरी तरीके से छोड़ा नहीं है। आज भी वो यूट्यूब के माध्यम से बहुत ही उनके सुनने लायक वीडियो होते हैं, जर्नलिज्म होता है, और बड़ा बहुआयामी व्यक्तिमत्व है। और पूरी तरीके से 18+ ऑर्फन अनाथ बच्चों के लिए हमारी गायत्री दीदी काम करती है। पूजा हमारी एक ऐसी बच्ची है जिस पे हमें बहुत नाज है, पीएचडी कर रही है, और मैं एसएनडीटी के हॉल में बैठा हूँ। दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एसएनडीटी का। चौहान सर भी यहाँ बैठे हुए हैं, प्रभाकर चौहान सर जी है, वीसी मैडम है, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारी बच्ची यहाँ के हॉस्टल की सुपरिटेंडेंट है, और उसका भी बचपन कुछ अच्छा नहीं रहा, बड़ी तकलीफ़ें थी, दुख था। उसको झारखंड में गोद देने के नाम पर बेचा गया था, बहुत दुख उसने सहा है अपने जीवन में। मयूरी सुषमा, जिनको सुना आपने, एक बहुत ही अच्छी समाज सेविका है, बहुत अच्छा बोलती है, लिखती है। उनके व्यक्तित्व के कई पहलू है, पर बच्चों की जब कार्यक्रम के पहले मैं उनसे बात कर रहा था, एक बहुत ही अलग विषय को आज उन्होंने छुआ कि ऑर्फन बच्चों की मानसिकता क्या होती है। उन्हीं से शुरुआत करता हूँ। दीदी, क्या था ये डर कि तुमने कभी नहीं बताया, ना अपने दोस्तों को बताया, ना कॉलेज में बताया कि तुम ऑर्फन हो। तुम कहती थी कि हाँ मेरे माँ बाप है, और रोज़ रात में चिल्लाती थी, तुम नींद में चलती थी। शायद फोस्टर केयरिंग होता, तुम्हें कोई पेरेंट मिल जाता तो शायद ये नहीं होता। क्यों ऐसा होता था, क्या मानसिकता होती है? शुरुआत में तो ये किस्सा बहुत सीधा साधा सा था। स्कूल में मैं सोया करती थी फर्स्ट बेंच पे बैठ करके, और सभी लोग मुझे चिढ़ाते थे कि फर्स्ट बेंच पे सोती है ये लड़की। तो एक दिन तो मेरे टीचर ने कहा कि इसके जो चोटी है उसको हम एक डोरी से बांधेंगे, और खिड़की से मेरे हाथ में वो आएगा डोरा, जब भी वो सोएगी मैं हम उसकी चोटी खींचेंगे। तो इस तरह से शुरुआत हुई। पर उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरी नींद कैसी थी, क्या मैं ठीक से सोती थी क्या। मुझे लगता है मैं जब से सीसीआई में हूँ तब से लेकर के अभी 4 साल पहले की बात है, तब तक मैं हर रोज़ रात को चिल्लाती थी, और मुझे डर लगता था कि कोई वहाँ पे कॉर्नर में बैठा हुआ है, और बहुत डर लगता था। तो मैं कभी कभी नींद में चलती थी, मैं कभी कभी वॉल के साथ बात करती थी। तो ये सब डरावनी चीज़ें मेरे लाइफ में थी। अब मैं जब छोटी थी तब मुझे पता नहीं चला, बट जब मैं बड़ी हो गई, इस सारी चीज़ों को समझने लगी, मैं इस विषय में जब आई, जब मैंने ये तय किया कि जो मेरे साथ हो रहा है वो किसी के साथ ना हो, इसलिए मैंने 15 साल पहले ये डिसाइड किया कि मैं इसी विषय में काम करूँगी।
और जब से मैं इस विषय में काम कर रही हूँ तब मुझे याद आ रहा था, मैं भैया को बता रही थी कि मैं जब कॉलेज में जैसे आई, SNDT की हूँ मैं बाय द वे। मेरा ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में पुणे SNDT में हुआ और हॉस्टल में मैं रहती थी और वहाँ पे सारे रिच लड़कियाँ, मारवाड़ी और जैन, ऐसे सब लड़कियाँ, और उसमें मेरा एक एडमिशन हो गया था। वो भी कैसे वैसे जुगाड़ करके करा था, क्योंकि घर नहीं था, कोई पेरेंट नहीं था, कोई टेक केयर करने के लिए नहीं था, तो हॉस्टल ही ज़रूरी था। तो वो मुझे कंसेशन में हॉस्टल मिला। सबको देख देख के फिर मुझे ऐसे कमी सी महसूस होती थी कि फैमिली की कमी हमेशा से महसूस होती थी। फैमिली होती तो तुम नहीं चिल्लाती। हाँ, शायद वो सपोर्ट होता, कोई मुझे सहलाने वाला होता, कोई मुझे समझने वाला होता, कोई तुरंत एक्शन लेने वाला होता, या फिर कोई मुझे सेफ करने वाला होता कि अगर ये होता है तो हम हैं तुम्हारे साथ, अगर तुमसे गलती भी होती है तो हम हैं तुम्हारे साथ। अगर ये कहने वाला होता तो शायद इतने साल से वो मैं ट्रॉमा लेके नहीं यहाँ तक आती। तो शायद मुझे हमेशा वो लगता है कि कोई ना कोई अगर मेरे फैमिली में होता तो ये ट्रॉमा मैं ज़िंदगी भर नहीं, आज मेरा 39 एज है और 34 एज तक मैं ये ट्रॉमा लेके आई हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि फैमिली बहुत ज़रूरी है। वो हमेशा से मेरी भूख रही है कि मुझे फैमिली चाहिए, मुझे फैमिली चाहिए। और जैसे कि 4 साल पहले मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिल गई, ये सब कुछ हील हो रहा है, बहुत हील हो रहा है। सो आई एम नाउ ग्रेटफुल टू हैव दैट फैमिली। फोस्टर केयरिंग इस विषय को लेकर के शायद आपसे पहले कोई काम कर लेता तो ये आंसू ना बहते, पर ये आंसू बह रहे हैं और आप लोगों के सामने बह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दीदी के आंसू कह रहे हैं कि अब किसी के ना बहे। झारखंड में वोट देने के नाम पर के लिटरली तुमको बेच दिया गया। क्या था वो वाकया? अगर कोई भी तुम्हारा होता कि उसे तुम पता होती शायद, तो ये नहीं होता। एक्चुअली ऐसे हुआ था, मैं एक आश्रम है NGO करके अकोला में, तो वहाँ पे वो एक्चुअली रजिस्ट्रेशन नहीं था गवर्नमेंट का, तो अचानक से वहाँ पे धाड़ वगैरह पड़ जाती है गवर्नमेंट की, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो फिर उन्होंने हमें जैसे आफ्टर 18 कैसे होता है कि आश्रम से बाहर निकाल देते, बट वो आश्रम वैसे नहीं था। वहाँ पे वो लोग सब शादी वगैरह सब करवाते थे। बट फिर मेरी एज थोड़ी सी 18 के पास आने वाली थी ना, तो आफ्टर 18 मुझे निकाल देना चाहिए था उन्होंने, पर नहीं निकाला। मुझे उन्होंने दूसरे जगह भेजा और वहाँ से 10th और 11th मेरा हुआ। उन्हीं के इसमें के कोई वर्कर है, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा एक फैमिली मिल जाएगी, 12th का तेरा पूरा एजुकेशन वो लोग करवाएंगे, 12th करवाएंगे, उसके आगे का सब करवाएंगे। फैमिली मिल जाएगी। हाँ, फैमिली मिल जाएगी। तो उसी इससे एक कोई भी बच्चा चाहता है कि उसे फैमिली मिले, क्योंकि वो भूख बहुत गंदी होती है। आपको सब कुछ मिल जाता है, जब आपको माँ बाप ये 2 वर्ड्स बोलने मिलते हैं ना, वो बहुत अलग भूख होती है। जिसको नहीं है वही बच्चा वो समझ सकता। तो मैं गई, अभी जाहिर सी बात है मेरा कोई नहीं था, उनको मेरा उन्होंने अगर कुछ मिसयूज़ कर भी लिया होता तो उनको बोलने वाला भी कोई नहीं था। तो उन्होंने मुझे ऐसे जगह पे भेजा, वो जो लेडी थी उनको MND करके, मोटो न्यूरॉन डिसीज़ करके ये डिसीज़ था। मतलब इतना कि वो बेड पे खुद की उंगली ऐसे भी नहीं कर सकते थे। उनका मूव करना, रात भर उनके लिए जगना, वो सब मैं वहाँ पे करती थी। और फिर उसके बाद जिस दिन उनकी डेथ हो गई, लेके आया गया उनको, उसी दिन उनका सब कुछ हुआ, विधि वगैरह। दूसरे दिन मुझे बोला गया कि ये बच्ची यहाँ पे रहना सेफ़ नहीं है, हमारे यहाँ पे जवान बेटा है, 2-2, 3-3 लड़के हैं, इसके साथ अगर कुछ हुआ तो हम लोग ज़िम्मेदार नहीं रहेंगे। तो उसी दिन उन्होंने मुझे दूसरी जगह भेज दिया। एक फैमिली के पास वैसे ही भेजा था गांव में, बट मुझे वहाँ सेफ़ नहीं लगा, तो मैं आधे रात को भाग के वहाँ से अमरावती आ गई। देन मैंने वहीं पे रूम्स वगैरह लेके सब एजुकेशन कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मैं MSc में जब एंटर हुई तो मुझे तर्पण का साथ मिला।
वो मेरा मतलब मैं खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड समझती हूँ कि मुझे माँ बाप जैसे दो इंसान मिले जिनको मैं हक से बोल सकती हूँ कि नहीं ये मेरी माँ है। आज भी मैं अगर किसी को बताना चाहूँ तो मैं यही बताती हूँ कि ये मेरी आई है, ये मेरे बाबा है। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मतलब नहीं बयां कर सकते, कोई भी इंसान नहीं बयां कर पाएगा उनका हमारे लाइफ में होना कितनी बड़ी बात है। पूजा आज खुद के पैरों पर खड़ी है, पर शायद वो जीवन भर ये चीजें नहीं भूल सकती। गायत्री दीदी, 18 के बाद क्या, मतलब जब निकाल ली गई तो 2 दिन शनिवार वाड़ा पे आकर तुम सोई थी, वो भी मूंछ लगा करके सोई थी कि ना कोई पहचाने नहीं कि तुम लड़की हूँ। कोई अगर गार्जियन हो, कोई हमें संभालने वाला हो, जिसको हम माता पिता बहन भाई कह सके, ऐसे लोग हो तो कितना फायदा हो सकता। तो मैं जब 18 साल की वैसे जब निकली थी तो मेरी संस्था ने मुझे निकाला नहीं था, तो मैं खुद निकली थी। मैंने एक चिट्ठी लिखी थी संस्था को कि मेरे पंख में कितने दम है वो मुझे दिखना है, क्योंकि है ना संस्था में कई बार डोनेशन के नाम पे ऐसे देते थे, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। हम क्या भिखारी है क्या, ये बात मुझे बहुत सलती थी। और उस ट्रॉमा में मैंने कई सारी, मैं कविताएं में गई, मैं आध्यात्मिक मेरा एक अलग मुकाम है, मैं उस तरीके से चली गई। मैं अभी जब मी तेव्हाची जरा असले असते तर भगव्या वस्त्रामध्ये आत्ता तुम्हाला दिसले असते, तेव्हा उन्होंने कहा था मुझे कि इधर आप महिला आश्रम में जाओ या शादी करके जाओ, तो मुझे ये दोनों मंजूर नहीं था। तो मैंने चिट्ठी लिखा कि मेरे पंख में कितना दम है, और मैं मेरी संस्था चालक जो है डॉक्टर पाठक, उनका ही नाम सब बच्चों को है, वैसे मेरा नाम पाठक। वही बोला गया कि हम तुम्हें फ्रांस में मोरक्को में भेज रहे हैं चर्च के यहाँ। और वो चर्च की वहाँ की नन थी, थोड़ी बहुत मुझे अंग्रेजी आती थी तब, अभी आती है बहुत, लेकिन तब थोड़ा समझ में आया कि ये कुछ कर रहे हैं मेरे साथ। तो मैंने वहाँ से भाग के मैंने शनिवारवाड़ा के यहाँ आश्रय लिया। तो आगे जाके मेरी बहुत किस्मत अच्छी थी, एक रिक्शा वाले ने मुझे पहचाना। तो रिक्शा वाले ने कहा कि मैं तुम्हें तुम कहाँ, क्योंकि वो देख रहा था, वो वॉचमैन ही था, और वो देख रहा था कि ये 2 दिन ये लड़की मूंछ लगा के, तब मेरा बॉयकट था, तो मूंछ लगा के सो रही है, और ये क्या है। तो उसने खाना भी दिया, और उसने विद्यार्थी सहायक समिति में लाया। क्या सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है, मतलब आपसे भी कुछ गलतियां होती, अगर आप अनाथ आश्रम में रहते हुए भी किसी के फोस्टिंग के अंडर होते तो शायद वो गलतियां नहीं होती, और बहुत छोटी उम्र में जो सहज एक बालक की गतिविधियां होती है वैसे ही आपकी। एक्चुअली मैं अनाथ आश्रम में था, तो हमें हर चीज़ की क्यूरियोसिटी रहती है कि ट्रेन कैसे रहती है, बस कैसे रहती है, हाईवे कैसा रहता है। तो फिर हम 6 बच्चे थे, 6 बच्चों ने 3 बच्चों ने साइकिल टैक्सी जो थी साइकिल भाड़े पे ली, तब 2 रुपये घंटा साइकिल मिलती थी। तो सब ने पैसे कंट्रीब्यूट करके 3 साइकिल ली, 6 बच्चे साइकिल पे हम 60 किलोमीटर चले गए, 60 किलोमीटर एक दिन में। और हम गए ट्रेन देखने। 60 किलोमीटर जाते वक्त मुझे एक बार भी मेरे माता पिता के ध्यान नहीं आया कि यार मेरे माँ बाप होते है तो मैं जो पूछेंगे, शाम को मेरी माँ राह देखती है, तो मेरे लाइफ में वो सीन था ही नहीं। बस चलते जाना, मेरी कौन चिंता करेगा, मुझे कौन पूछेगा। हम जैसे स्टेशन में घुसे तो साइकिल लेके घुस गए स्टेशन में, धर्माबाद स्टेशन में। तो उधर से स्टेशन का एक आदमी भाग के आया, बोले हावले, उधर की भाषा, ए हावले चल बाहर निकल, साइकिल क्यों लेके आया अंदर। तो फिर हमें क्या पता स्टेशन के अंदर साइकिल लेके जाने का नहीं। तो फिर साइकिल बाहर लगाई, जैसे हम, क्योंकि बाहर से ट्रेन दिख रही थी ना, तो हम घुस गए डायरेक्ट। तो साइकिल वैसे बाहर लगाई, फिर फटाफट सब ट्रेन में बैठ गए। तो ट्रेन में बैठ गए तो वो लकड़ी के पहले ये थे, बेंच थे बैठने के लिए। तो एक ने, हमारे इसमें से एक ने बोला मैग्नेट होता है ट्रेन में कहीं कहीं लगा हुआ, तो वो ढूंढते हैं। तो हम सब बच्चे ट्रेन में सब तरफ ढूंढ रहे मैग्नेट कहाँ पे, मैग्नेट कहाँ पे।
तो एक ने बोला अरे लोहा नीचे होता है तो मैग्नेट भी नीचे ही रहेगा ना। तो हम सब बच्चे ट्रेन के नीचे घुस गए। तो सब स्टेशन के लोग जमा हो गए, अरे बच्चे ट्रेन के नीचे गए, बच्चे ट्रेन के नीचे गए। सीटी बजाते हुए पुलिस आई तो फिर हम सब घबरा गए। तभी भी चिंता नहीं थी, गाड़ी चली जाएगी, हम कट जाएंगे, माँ बाप का क्या होगा, कोई सोचेगा हमारे बारे में, घर पे माँ राह देखती होगी, कुछ दिमाग में था नहीं, बिंदास थे। पुलिस आ गए तो हम ट्रेन से फटाक से ट्रेन के नीचे से फटाफट ट्रेन में चढ़ गए। सब लोग एक टॉयलेट में घुस गए और सब फिर गर्दी ख़त्म हो गई, इधर उधर गए लोग। तो फिर हम ट्रेन से जैसे ट्रेन में वापस आके बैठे और एक ने बोला कि अरे ट्रेन में जाते वक्त ना पेट का पानी नहीं हिलता, ऐसा बोलते हैं ट्रेन चालू होने के बाद। तो फिर सब बोले हाँ अरे सही बात है। तो फिर बोला चलो थोड़ा ट्रेन चालू हो जाएगी तो देखते हैं क्या होता है। तो फिर ट्रेन चालू हो गई। तो फिर ऐसा पहले सिट्टी बजती थी और घंटी बजती थी, तो वो बज गई। तो फिर ट्रेन ऐसे हिलने लगी, थोड़ा अच्छा लगा। उसमें से 6 बच्चे थे हम, 6 में से 3 कूद गए कि नहीं अरे बाप रे अभी वापस जाना है, साइकिल देना है, पैसा साइकिल चोरी हो जाएगा, कौन देगा पैसा उसका। 3 कूद गए और एक कूद गया। साइकिल की चाबी 3 साइकिल की चाबी तीनों के पास थी हमारे। तो फिर क्या करेंगे, तो हमने फटाफट साइकिल की चाबी खिड़की के बाहर भेजी डाल दी और 4 बच्चे उतर गए, हम दोनों रह गए। और हम महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश चले गए, हैदराबाद। जब आप 6वीं में थे? अच्छा हाँ सॉरी, क्लास 6 में था मैं, तो 6वीं क्लास में था। तो आंध्र प्रदेश में जाने के बाद तब गाड़ियाँ देखी, बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखे, रोड्स देखे और सिनेमा के पोस्टर्स बहुत सारे जगह पे रहते थे, वो पोस्टर देखते थे, क्या बात है। और हमारे गांव में जब भी कार आती थी ना कार, तो वो कार के पेट्रोल का धुआं निकलता था, तो धुआं सूंघने के लिए हम कार के पीछे भागते थे गांव में। आपने कभी देखा होगा ऐसे, या कार देखते थे। तो यहाँ पे तो बहुत कुछ है। फिर हमने सोचा नहीं जाते, तो हमने वहाँ पे केटरिंग पे ऊपर काम किया। केटरिंग जो है, केटरिंग और इसका काम मंडप का काम होता है। तो वहाँ पे मैं दिन भर काम करता था, कभी कभी 3-3 दिन काम रहता था, 3-3 दिन। बड़ी शादी है तो दिन भर केटरिंग का काम करो, रात भर टेंट हाउस का काम करो, टेंट लगाओ, 3-3 दिन टेंट लगते थे। एक दिन तो मैं 3 दिन सोया नहीं था। तो एक दिन मैं टॉयलेट के लिए गया अंदर, तो बाहर आया ही नहीं। 1.5 घंटे के बाद वो मालिक ने दरवाज़ा तोड़ के बाहर निकाला मुझे, तो मैं नल को पकड़ के सो गया था। 3 दिन सोया ही नहीं था ना। और वो काम होने के बाद हमें दिन भर वो काम करते थे और सोने के लिए कहाँ पे, तो फुटपाथ पे ऐसा बड़ा चटाई देते थे, वो ये क्या बोलते हैं उसको, सतरंजी देते थे, सतरंजी। तो आधी सतरंजी पे सो जाओ और आधा सतरंजी ढक लो, ऐसे फुटपाथ पे सोते थे। तो उस टाइम भी माँ बाप का ख्याल नहीं आया, क्योंकि माँ बाप है ही नहीं, कोई मतलब पूछने शायद वाला है ही नहीं। कोई आपके जीवन में ऐसा होता कि जिससे आप जुड़े होते। हाँ हाँ, तो मुझे वही कहना है, आपके जैसा मेरा कोई होता कि अरे मनोज तू अच्छा पढ़ा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा मामा हूँ, मामी हूँ, या मैं तेरा माँ बाप हूँ, तो मैं आपको डर के तो मैं वापस आ जाता। मैं 2 महीने वहाँ पे रहा, 2 महीने तक मुझे किसी ने ढूंढा नहीं, मुझे किसी ने पूछा नहीं। और हम बच्चों का यही प्रॉब्लम है कि मुझे पूछने वाला कोई है नहीं। तो फिर मैं कुछ भी क्राइम भी करूं तो किसकी इज्जत जाने वाली, मेरे माँ बाप तो है ही नहीं, मुझे कोई पूछने वाला है ही नहीं। मगर आप सब में से कोई मुझे पूछने वाला होता तो मुझे आपकी याद आती और मैं बोलता कि नहीं वो है, मैं ऐसा गलत काम करूँगा तो उनकी इज्जत चली जाएगी, वो मेरे मामा है, मेरी माँ है, मेरा बाप है। तो मुझे यही कहना है इसमें कि अगर फॉस्टर केयरिंग उस टाइम पे बेस्ट होती ना, तो उस टाइम मेरे वो 2 महीने वेस्ट नहीं होते। चलो मैं वापस 2 महीने के बाद वापस गया, क्योंकि फुटपाथ पे सोता था तो ऐसे चद्दर में से देखता था कुछ बच्चे स्कूल जाते थे, तो मुझे तो अब स्कूल की याद आती थी, अरे नहीं मुझे तो स्कूल जाना चाहिए। तब मैं फिर 2 महीने के बाद वापस गया। तो फॉस्टर केयरिंग हमारे जैसे बच्चों के लिए या आने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉस्टर केयरिंग नहीं है तो बच्चे के पास तो खाना पीने के लिए सब मिल जाएगा, बहुत सारी हॉस्टल्स में बहुत कुछ मिल जाएगा, मटेरियलिस्टिक आनंद उनको बहुत मिलेगा, मगर इमोशनल सपोर्ट जो है, जो प्यार है, वो ह्यूमन टू ह्यूमन ही मिलेगा। थैंक यू। अश्विन, आप कई अनाथालयों में रहे,
उसके बाद आपने फुटपाथ पर दिन बिताए, होटलों में काम किया, कई जगह गए। क्या तकलीफ़ें थी? रिश्तेदार भी थे, ना तो उन्होंने पूछा, ना अनाथालय में रहते हुए किसी ने आपको जीवन की दिशा दिखाई। ज़रूर कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जिनको देख करके हम कुछ कर लेते हैं जीवन में, जैसे आपने किया, पर फोस्टर केयरिंग होती तो क्या अलग जीवन मिलता आपको? मतलब मैंने मम्मी पापा को देखा ही नहीं। जब मेरे गांव वालों ने मुझे अनाथ आश्रम में डाल दिया था, सातारा जिले में, महाराष्ट्र का है, पुणे नियर बाय, पुणे जिले के सातारा जिला है, हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट है। तो उधर मेरा एजुकेशन कंप्लीट हो गया अनाथालय में 1-2-3 साल। बाद में मुझे स्कूल वालों ने ही, मतलब बुआ के घर, मेरे पापा की बड़ी बहन, कि भाई आपने इधर डाल दिया तो आपका ऐसा ऐसा कनेक्शन निकला है तो उन्हें लेके जाओ। तो वो नहीं आए लेने के लिए, तो बाद में उधर भेज दिया। लेकिन बड़ी बुआ ने मुझे डेली, मतलब 1 साल अभी भी, मतलब वो अगरबत्ती रहती है, जब मतलब कोई सेकने वाला जो किचन में जो मटेरियल रहता है उसे, मतलब प्रॉब्लम ये करती थी कि भाई चलो बर्तन धो लो, कपड़े धो लो, ये काम करो। मैं बोलता है मेरी बुआ है, लेकिन मुझे क्यों इतना परेशान प्रताड़ित कर रही है। तो एक बार उधर से उन्होंने मतलब धक्के मार के निकल दिया। इन 2006 मार्च में मैं मेरे गांव गया नानी के यहाँ, तो उधर भी परेशानी होने लगी। मतलब फोस्टर केयर जो हम कंसेप्ट करते हैं, हम अकॉर्डिंग टू जो जेजे एक्ट के अकॉर्डिंग जो कंसेप्ट है, 4 स्टेज है उसमें, जो लॉन्ग टर्म फोस्टर केयर, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ग्रुप फोस्टर केयर एंड हमारा जो काइंडशिप फोस्टर केयर। तो उसमें जब हम देखते हैं कि वो लॉन्ग टर्म भी नहीं मिला, शॉर्ट भी मतलब नहीं मिला, ग्रुप में मिला, लेकिन वो अनाथ आश्रम में मिला, लेकिन उसे फोस्टर केयर नहीं बोल सकते। कि कुछ अनाथ आश्रम में उस टाइम हमें जो एजुकेशन मिलना चाहिए अच्छे से वो नहीं मिलता। मतलब वो रियलिटी है, उसमें कोई गवर्नमेंट का या किसी का मतलब ये नहीं होता। आज तक मैं PhD कर रहा हूँ अभी अनाथ के ऊपर, अब 2nd ईयर में हूँ मैं PhD के ऊपर। तो मतलब जो बचपन में मुझे परेशानी मिली, जो मतलब प्रॉब्लम्स मिले, इकोनॉमिकली हो, सोशली हो, अदर इमोशनली हो, तो नहीं मिले। तो मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ कि, लेकिन ये देखकर मुझे हैरानी होती है कि आज भी, तो मुझे फोस्टर केयर पता चला इन 2022 जब मैं तर्पण फाउंडेशन और आदरणीय डॉक्टर श्रेयाजी भारतीय के कनेक्शन में आ गया। तो उन्होंने पूछा, अश्विन तुम्हें किसी के घर में भेज दिया तो कैसा लगता बचपन में? तो मैं बोला अच्छा लगता, टीवी देखने मिलती, ये खाना मिलता, चड्डी बनियान, आयशो आराम। 12 तक मेरे पैर में चप्पल नहीं थी, तो अच्छा लगता। तो मैंने भी छोड़ दिया। ऐसे ही पूछा होगा, मैं आई बोलता हूँ ने, तो ऐसा बोल जो मजाक में छोड़ दिया। चलो, आदरणीय डॉक्टर श्रेयाजी भारती और आदरणीय श्रीकांत जी भारती, उनकी वजह से हमें ग्रुप फोस्टर केयर मिला, हमारे जैसे बहुत अनाथ बच्चों को मिला। ऑफिशियली नहीं है लेकिन मिला। अभी भी मुझे मैंने जो पहना है सब उनकी बदौलत है, तर्पण फाउंडेशन की बदौलत है। अजय मुंबई में पले बढ़े, मुंबई में रहे। अजय, आपने लोग बहुत कमाए सारे, पर जब आप थे अनाथालय में तब किसी का साथ मिल जाता तो जीवन में क्या बदलाव आता, और क्या स्थिति से गुजरे आप? मैं 2 महीने का था तभी छोड़ दिया था मेरे को आश्रम में। कुत्ते ने काटा था इसलिए छोड़ दिया था, और 6-7 आश्रम मेरे चेंज हो गए। अगर उसी टाइम अगर मुझे कोई मिलता था तो बहुत अच्छा होता था, क्योंकि जब ये 18 साल का हो गया मैं, 18 साल के बाद एक हाथ में एक पेपर था, ये नाम है ये बच्चे का, और ये बच्चा अच्छा है। वो लेके पूरा स्ट्रगल किया कि भाई काम दो, कोई काम भी नहीं दे रहा था। पहले पूछते थे कि भाई तू रहता किधर है। अभी अपन भी कोई काम नहीं देगा कि अपना पहले पूछेंगे ना कि किधर रहता है, क्या रहता है, कैसे रहता है। अगर मेरे घर का कुछ लेके गया तो किधर पकड़ेंगे, ये प्रॉब्लम थे। तो चेंबूर नाके पे मैं रोड पे ही भिखारी लोग थे, एक बुढ़िया औरत थी, उधर ही हम लोग सोते थे। 2 दोस्त थे हम लोग, उधर ही फिर नींबू पेपर बेचना। सैटरडे को उधर हनुमान मंदिर है, उधर से नींबू लेने का, उधर बेचना चालू किया, पेपर डालना चालू किया। ये सब जो चीज़ें हैं बहुत कुछ झेलना पड़ा। अगर उसी टाइम अगर मम्मी पापा या कोई भी अगर साथ देता था तो शायद वो सब करना नहीं पड़ता था मेरे को। मैं इसी सवाल का एक मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं जिस संस्था में थी, रमाबाई रानडे सेवा सदन पुणे, वहाँ पे मैं थी, पूरा मेरा जीवन वहाँ पे गया। वहाँ पे 4 मालों का वो बिल्डिंग था, 350 लड़कियाँ थी, और वो 350 लड़कियों में कोई मुझे सुने ये क्वेश्चन मार्क था, कोई मुझे पूछे ये क्वेश्चन मार्क था। सब सारे बच्चों को जब मिलने आते थे पेरेंट्स, तो मैं हमारी जो एक विंडो थी वहाँ पे जाके इंतज़ार करती थी कोई मुझे भी मिलने आए।
नहीं आया। हमारे समय पे वहाँ पे कॉइन बॉक्स था, 1-1 रुपया हम कहाँ कहाँ से जुगाड़ करके लाइन में लगते थे। हमें लगता था चलो एक कॉल करेंगे, बात तो हो जाएगी मेरे बुआ के लड़के से, पर कभी उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मेरा फर्स्ट पीरियड मुझे अभी भी याद है। माँ नहीं थी बताने के लिए, दीदी नहीं थी, घर वाले कोई नहीं थे, और सुपरिटेंडेंट थी, तो 350 बच्चों में मुझे अकेली को कितना कौन ध्यान देगा। किसी लड़की को बता के उन्होंने बताया कि इसको मेंस्ट्रुअल पीरियड आया है तो इसको करो, तो सारी जो निकर्स थी, जो सारे कपड़े थे, हम फेंक दिया करते थे, क्योंकि मुझे बताया ही नहीं था हाइजीन कैसे करना है, लेना कैसे है चीज़ों को, कुछ नहीं बताया था। तब लगता था कि अगर माँ होती तो वो शायद बताती थी। फिर मैं छुट्टी के दिन मेरी भाभी के यहाँ गई तो वहाँ पे उल्टा पैड लगा लिया मैंने, तो बहुत दिक्कत हुई मुझे, बहुत रैशेस हुए। कहने की मतलब ये है कि ऐसा विषय मैं इस जगह पे बोल पा रही हूँ, वो मेरी आज शक्ति है इसलिए मैं बोल पा रही हूँ, पर तब मैं बहुत वल्नरेबल थी, तब कोई नहीं था। मेरा जब फर्स्ट पीरियड आया तो मैं योगा के लिए गई थी कंपटीशन में, कोई बताने वाला नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं पूरा दिन खड़ा रही थी। डे फर्स्ट टाइम पीरियड आया था, पूरा दिन मैं खड़ी रही थी क्योंकि कहीं दाग ना लग जाए। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ। रूटीन के बारे में बात किया था नीलिमा जी ने सुबह, रूटीन होता है। जब रूटीन के बाहर जब हमें भूख लगती थी तो हम क्या करेंगे, जाके चोरी करते थे। भूख लगती थी तो हम क्या करेंगे, ऐसे लोगों ऐसे दोस्तों के साथ दोस्ती बनाते थे जिनके पास बहुत सारा खाना है, ताकि हमें वो खाना मिले। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।